एक बहुत बड़ा फैक्टर है निवेशकों का। देखिए, किसी भी देश की सरकार को ये चिंता जरूर होगी कि जो उसके छोटे छोटे निवेशक हैं, छोटे निवेशक, चलिए बड़े का फिर भी है कि वो एक बार झटका सह सकता है, लेकिन जो आम व्यक्ति है जिसको लगता है अरे चलिए अच्छा पैसा बन रहा है, बढ़िया पैसा बन रहा है, इसमें तो सब कुछ है, लेकिन जिस तरह का फ्लक्चुएशन इस करेंसी में कह लें या क्रिप्टो इन इट सेल्फ में आता है, वो वाकई बहुत तगड़ा है। मतलब उसमें किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। लास्ट टाइम अभी आपको याद होगा हमारा मीटिंग हुआ था, इट वाज 19,000 BTC, आज 22 पे है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ महीना, 1.5 महीना हुआ है। नहीं पर इसमें मनप्रीत भाई, हमारी जो पिछली बार बात हुई हो तो उससे पिछली बार में 1 लाख पे भी होगा, पर गिर के 25 आ जाता है, तो उसके बीच में जो लोगों को झटके लगते हैं वो उबर थोड़ी पाते हैं उनसे। सर लेकिन 2 साल पहले 9,000 था। तो इतना, देखिए मैं मनप्रीत जी बिल्कुल एक आम निवेशक की तरफ से बात कर रहा हूं कि इतना ज्यादा कोई उसको टाइम नहीं कर सकता ना, उसके बीच में जो लोगों की पूंजी साफ हो जाएगी उसका क्या, कोई इतना टाइम नहीं कर सकता। देखिए हो सकता है कि 10 लोग टाइम कर ले, लेकिन 90 लोग हैं जो कि नहीं कर पाएंगे। वो एक बार घुसेंगे, लॉस होगा, हाथ जलाएंगे, फिर उनको समझ में ही नहीं आएगा, और उन सबकी चिंता करना सरकार की चिंता है। नहीं 100% उसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप गलत बोल रहे हो इसमें। लेकिन ये चीज है कि क्रिप्टो करेंसी कितनी है। क्रिप्टो करेंसी अभी हमारे पास 1 लाख हो गए, उसमें से जेन्युइन कितनी है गिन के मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर नहीं है। हमारा जो कॉइन है हम डेबिट कार्ड कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज ला रहे हैं। अभी अफ्रीका में ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं मिलता। अभी वो कई इंडिया आते हैं, उनके लिए मेडिकल बिल्स सब कुछ कैश उठाना पड़ता है। सो विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट उनके साथ हम डील कर रहे हैं जो ऑफिशियली दे कैन कैरी। सो उसके पीछे यूज केस कितना है, यूटिलिटी कितना है, उस पे हम जा रहे हैं ज्यादा। हाँ तो यहाँ पर ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो यहाँ पर मिश्रा साहब, गवर्नमेंट क्या कहती है या बैंक्स क्या कहते हैं कि उसी यूटिलिटी यानी वो जिस सिस्टम पे, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो वो मान्यता देते हैं कि चलिए इस पर बड़ा, और जो सीबीडीटी या सीबीडीसी की जब हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, वो भी उसी टेक्नोलॉजी पर आएगा। पर उनका कहना है कि ये खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। जो अभी थोड़ी देर पहले किशोर साहब जो बात कर रहे थे कि इसको ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसको स्पेकुलेशन पे छोड़ दिया जाए, इसको इंटरनेट पे छोड़ दिया जाए और इसको सेल्फ रेगुलेशन पे छोड़ दिया जाए। क्या इसके खतरे हैं? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से होता है। बट एक चीज है, इसको मैं क्रिप्टो करेंसी, तो पहले क्रिप्टो करेंसी बोलूंगा नहीं, ये इसको एसेट बना दी जाए, डिजिटल एसेट। यस ठीक है, ये कहना बेहतर रहेगा। ये डिजिटल एसेट, करेंसी जैसे ही नाम आता है सेंट्रल बैंक और कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट उसके खिलाफ जाएगा। राइट। मुद्दा एक। दूसरा मुद्दा यह है कि इसकी फ्लक्चुएशन के पीछे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है। इंटरनेशनल अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैनिपुलेशन है। राइट। और भी लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। जब गिरा वो खरीद लेते हैं, जब बड़ा बेच दे। और वही लोग, आप देखिए, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता बट स्टिल देने ओपन है, सबसे ज्यादा होल्डर बिटकॉइन का कौन है? ग्रेस्केल कौन है? वो यूएस के सबसे बड़े, आप सबको पता है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी वो खरीदते जा रहे हैं। तो उनको क्या दिख रहा है इसमें? और जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं कि खतरा है, बैन कर दी जाए, बहुत लोग बोलते हैं तो बैन करना सोल्यूशन, हम बैन कर देंगे, चलिए बैन कर देते हैं। दूसरे कंट्री बैन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हमारे जो टैलेंट हमारे देश में बैठे हुए हैं वो उधर जा रहे हैं और उधर जाके कर रहे हैं। सारे एक्सचेंज इंडिया से भाग रहे हैं, अलग अलग कंट्री जा रहे हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखा जाए, ये इंटरेस्ट एरिया किसका है? ये इंटरेस्ट एरिया इन्वेस्टर का है। आप अगर पैंडेमिक के वक्त देखें, बिटकॉइन और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को देखिए आप किस तरीके से जा रहा है, अभी भी देखिए। तो आप एक चीज जानिए कि अगर इन्वेस्टर उसमें पूरी तरीके से मन बना लिया है कि मैं क्रिप्टो में पैसा लगाऊंगा, अभी उसको रोका नहीं जा सकता। उसके लिए रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी को ऊपर कैसे रेगुलेट किया जाए। और किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल। आउटराइट बैन ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या किशोर साहब, अब इसमें 2-3 एस्पेक्ट है।
गैम्बलिंग भी होती है, बहुत सारे देशों में रेगुलेटेड है और अलाउड है। अब वो गैम्बल करने वाले के रिस्क पे होता है कि वो करे, और ये भी शायद जिस तरह का स्पेकुलेशन इसमें आता है ये उससे ज्यादा दूर नहीं है। परिभाषा जरूर नहीं होगी गैम्बलिंग की, लेकिन लगभग वैसे ही मामला हो जाता है कई बार इसमें, क्योंकि किसी को नहीं पता कल कितना ऊपर आज कितना नीचे। किसी ने एक ट्वीट कर दिया तो पता चला $10,000 ऊपर हो गया, किसी ने एक ट्वीट करा तो $10,000, तो डेफिनेटली ये है तो बहुत स्पेकुलेटिव, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा है तो फिर कुछ देश इसको मान्यता दे रहे हैं, कुछ देश, चाइना ने तो देखिए पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं करेंगे। तो अब क्या है इसकी समझ को लेकर, कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं? हिंदुस्तान में भी हम देखें तो आरबीआई बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन सरकार ने उस पर एक टैक्सेशन लगा दिया। जब आप किसी चीज पे टैक्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कुछ दर्जा तो दे रहे हैं कानूनी। हाँ, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि भारत ने जब इस पे टैक्स लगाया तो बहुतों ने ट्वीट किया, आर्टिकल लिखा कि शायद ये अभी लीगल बन गया। देखिए सर, मेरा मानना ये नहीं है कि इसे परमानेंटली बैन किया जाए, क्योंकि परमानेंट बैन बोल के कोई चीज होता नहीं है। क्योंकि आज ये इवॉल्विंग इकोनॉमी है और हमारा अर्थव्यवस्था ऐसा है कि हम पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने ये बताया है कि हमें ग्लोबल कंसेंसस लेना पड़ेगा। तो ये परमानेंट बैन की तो मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये जंप नहीं कर रहा हूं कि आज इसे बैन कर दीजिए और कभी किसी ने यूज कर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो तो आरबीआई डिजिटल और वर्चुअल करेंसी के लिए यूज करेगी, मगर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई नियम या कानून या रेगुलेशन पास करते हो, उस कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको देखना पड़ेगा। आज भारत में जहां स्टॉक मार्केट करीबन 40 साल से रेगुलेटेड है, 30 साल से रेगुलेटेड है, वहां करीबन 7 से 8% पब्लिक का निवेश है और उनका समझ अभी भी 2 या 3% पब्लिक पे है। आज आप क्रिप्टो के बारे में जो समझते हैं, जो पॉपुलेशन समझते हैं, वो बहुत कम है। और आज की दुनिया में जो इंटरनेट की एक्सप्लोशन हो रही है, उसमें हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, तो वो क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टर बन के नहीं जा रहा है, बल्कि प्योर गैम्बलर के रूप में जा रहा है। और उसका ये दोष नहीं है, आप देखिए उसकी एडवर्टाइजमेंट हो, सेलिब्रिटी के साथ बोलते हैं आपको अगर पैसा बनाना है तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये नहीं चलेगा। तो तो इसका रेगुलेशन होना पड़ेगा प्रॉपरली, इसको बैन टेम्परेरीली करना ही पड़ेगा, जो आरबीआई की स्टैंड है और मेरा खुद का मानना है कि ये सही दिशा में है। थर्ड, जब दुनिया में हम खुद एक वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी जैसे सीबीडीटी लॉन्च करेंगे, तब इसको रेगुलराइज कर सकते हैं और सेलेक्टिव क्रिप्टो को अलाउ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट इज वेल रेगुलेटेड। क्योंकि अभी रेगुलेटेड इकोनॉमी में आपको ये चीज बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक म्यूचुअल फंड बेच रहे हो या स्टॉक बेच रहे हो या इंश्योरेंस बेच रहे हो, आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, फिर एडवाइस करना पड़ता है। आज क्रिप्टो की ना एडवाइजर है ना कोई मार्केट है, जिसको जो मन में यहाँ कर रहे हैं, सब पैसा बनाने की कोशिश में। आज इतना दूर चला गया कि ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के क्रिप्टो में गैम्बलिंग। ठीक है सर, तो क्रिप्टो के साथ मुझे लगता है यही विडंबना है कि उसके तर्क में भी जो उसके पक्ष के तर्क हैं वो भी आपको सही लगते हैं, और जब हम उसके डाउन साइड देखते हैं तो वो भी आपको सही लगती है। दोनों बातें सही भी हैं, और यही तो विडंबना का शायद एक बड़ा कारण है कि आप किस रास्ते को चुनेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते, लेकिन क्रिप्टो के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं, एनएफटी है, तमाम चीजें हैं, उनका क्या होगा, उनसे कैसे चीजें चलेंगी, उनमें क्या परिवर्तन आएगा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।